Hello friends, welcome back to your own YouTube channel. So today we are going to study SEBI LODR regulation 2015. So today we are going to discuss from regulation number 1 to regulation 14. So it is going to one of the very important topic for CS professional as well as in CS executive exams. So जो कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वो कवर्ड है रेगुलेशन 5 से लेकर रेगुलेशन 14 तक। तो हम एक वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं सारी रेगुलेशंस को। तो सबसे पहले रेगुलेशन 5 क्या बोलता है? रेगुलेशन 5 बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस। तो सेबी की जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन की जो रेगुलेशंस हैं वो पूरा करने की मतलब उसको कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन किसकी है लिस्टेड एंटिटी के अंदर? तो वो ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है केएमपी की, डायरेक्टर्स की, प्रमोटर्स की या फिर कोई और एनी अदर पर्सन जो कि इन चीज़ों के लिए ऑथराइज्ड है, मतलब इसकी सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए ऑथराइज्ड है। अब रेगुलेशन 6 क्या बोलती है? A listed entity shall अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज द कंप्लाइंस ऑफिसर। मतलब रेगुलेशन 6 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर की, और कंप्लाइंस ऑफिसर कौन होता है? क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो रेगुलेशन 6 देखा जाए तो सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है कि उसका अपॉइंटमेंट होता है एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर किसी भी लिस्टेड एंटिटी में। तो लिस्टेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी होता है कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करना, और कंप्लाइंस ऑफिसर हमारा कंपनी सेक्रेटरी होता है। अब कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट होगा तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी क्या क्या होंगी? सबसे पहले इंश्योर करेगा रेगुलेटरी प्रोविजंस इन द कंपनी। मतलब जो भी लिस्टेड एंटिटी के रेगुलेटरी प्रोविजंस होंगे, मतलब जो भी उस पर रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे उस कंपनी में, वो उसको इंश्योर करेगा कि कंपनी कंप्लाई कर रही है उन रेगुलेटरी प्रोविजंस से। उसके बाद कोऑर्डिनेट करेगा सेबी आरएससी यानी कि रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज से। तो इंडिया में रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारे एनएससी और बीएससी हैं, और जो डिपॉजिटरीज हैं वो एनएसडीएल और सीडीएसएल हैं। तो मतलब इनसे कोऑर्डिनेट करेगा, सेबी से कोऑर्डिनेट करेगा, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से और डिपॉजिटरीज से। इंश्योर करेगा करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द कंपनी। तो कंपनी मतलब अपनी जो फाइलिंग्स वगैरह हैं उन सब के लिए करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, यह भी ध्यान देना किसका काम होगा? कंपनी सेक्रेटरी यानी कि कंप्लायंस ऑफिसर का, जो रेगुलेशन नंबर 6 में अपॉइंट हुआ है। और मॉनिटर करेगा ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवियांस रिड्रेसल डिवीज़न। मतलब यह भी मॉनिटर करेगा कि ग्रीवियांस रिड्रेसल मतलब जो भी शेयर होल्डर्स की ग्रीवियांस है, मतलब जो भी उनकी शिकायतें हैं, उस ईमेल एड्रेस को भी वो मॉनिटर करेगा कि टाइम टू टाइम उनकी क्वेरी रिजॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही। अब रेगुलेशन नंबर 7 बात करता है शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेगुलेशन नंबर 7 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से समझिएगा रेगुलेशन नंबर 7 बोलता क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की बात करता है ये। तो लिस्टेड एंटिटी जो है या तो वो एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट अपॉइंट कर सकती है, या वह यह फैसिलिटी खुद ही इन हाउस मैनेज कर सकते हैं। इन हाउस से मतलब ये है कि वो अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, मतलब खुद से। तो लिस्टेड एंटिटी को क्या करना होता है? या तो एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट अपॉइंट कर लो, या तो मैनेज द शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी इन हाउस। मतलब इन हाउस यानी कि खुद से ही मैनेज करो शेयर ट्रांसफ़र की फैसिलिटी को। लेकिन एक बात, अगर कंपनी इन हाउस मैनेज कर रही है तो एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर इफ़ टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स एक्सीड 1 लाख, अगर 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स हो जाते हैं लिस्टेड एंटिटी में, तो लिस्टेड एंटिटी को कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देन लिस्टेड एंटिटी आइदर रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एज अ कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अगर सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज़्यादा हो गए तो लिस्टेड एंटिटी को या तो खुद शेयर ट्रांसफ़र एजेंट एज अ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा बोर्ड यानी कि सेबी के पास। कौन सा? कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। या तो अपॉइंट करना पड़ेगा आरटीआई मतलब रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। तो देखने वाली बात है, या तो कंपनी देखो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट अपॉइंट कर ले, या तो इन हाउस मतलब खुद से मैनेज कर ले। लेकिन जब वो इन हाउस मैनेज करती है तो और सिक्योरिटी होल्डर्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं लिस्टेड एंटिटी में, तो लिस्टेड एंटिटी या तो अपने आप को एज अ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट रजिस्टर्ड करवा ले बोर्ड के पास कैटेगरी 2 का, और या तो अपॉइंट कर ले रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को। फिर दूसरा क्या कहता है? लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सेबी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सेबी को 30 दिन के अंदर अंदर जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। और कंप्लायंस सर्टिफिकेट साइंड होना चाहिए कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि कंपनी सेक्रेटरी प्लस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट की हमने इस रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन नंबर 7 को लिस्टेड एंटिटी ने सही से कंप्लाई किया है
ये कंपनी को हर साल मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेबी को जमा करवाना पड़ेगा। और साइन कौन करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब इन केस ऑफ एनी चेंज और अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट, अगर कंपनी लिस्टेड एंटिटी चाहती है कि वो पुराने वाले शेयर ट्रांसफर एजेंट को हटा के नया शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर ले, तो लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी? ट्रीपार्टिएट एग्रीमेंट बनाएगी। ट्रीपार्टिएट एग्रीमेंट किसके किसके बीच होगा? लिस्टेड एंटिटी, एग्जिस्टिंग शेयर ट्रांसफर एजेंट और जो न्यू आ रहा है जिसका न्यू अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके बीच में होगा। देन लिस्टेड एंटिटी एंटर इनटू अ ट्रीपार्टिएट एग्रीमेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग न्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड लिस्टेड एंटिटी, इन तीनों के बीच में। अब चौथी बात क्या बोलती है? लिस्टेड एंटिटी विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट स्टॉक एक्सचेंज को इसकी इन्फॉर्मेशन देगी। तो लिस्टेड एंटिटी ने जैसे ही शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट किया नया वाला, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो ये बात किसको बता देगी? स्टॉक एक्सचेंजेस को बता देगी। फिर उसके बाद अब देखते हैं रेगुलेशन नंबर 8 में क्या लिखा है। रेगुलेशन नंबर 8 बोलता है लिस्टेड एंटिटी कॉपरेट विथ एंड सबमिट करेक्ट एंड एडिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरमीडिएट्स रजिस्टर्ड विथ बोर्ड। अब क्या होता है ना कि मार्केट में कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं बोर्ड से, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गए, मर्चेंट बैंकर हो गए, और भी अदर इंटरमीडिएट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है सेबी से। तो उनको क्या करेगी? उनके साथ कॉपरेशन करेगी लिस्टेड एंटिटी, मतलब जो भी टाइमली इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है लॉ में, वो कंप्लाई करेगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं इंटरमीडिएट्स के साथ करेगी जो कि रजिस्टर्ड है बोर्ड के साथ। बोर्ड मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। रेगुलेशन नंबर 9, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब कंपनी क्या करती है? लिस्टेड एंटिटीज़ ना प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ पॉलिसी बनाती हैं, और पॉलिसी ऐसी पॉलिसी बनाती हैं जो कि बोर्ड द्वारा अप्रूव की जाती है। मतलब लिस्टेड एंटिटी पॉलिसी फ्रेम करेगी और उसको अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब क्या है वो पढ़ते हैं हम। लिस्टेड एंटिटी शैल हैव अ पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अप्रूव बाय इट्स बोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब डॉक्यूमेंट्स दो तरीके की क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है। पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका प्रिजर्वेशन परमानेंट इन नेचर है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व किए जाते हैं, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ 8 साल के लिए, कम से कम 8 साल के लिए प्रिजर्व किए जाते हैं। तो इन दोनों के प्रिजर्वेशन के लिए पॉलिसी बनाएगी। किन किन दोनों के लिए? पहला है जो कि परमानेंट इन नेचर है, मतलब जिनका प्रिजर्वेशन परमानेंट लाइफ टाइम होना चाहिए। दूसरा कि जिनका एटलीस्ट 8 years तक तो होना ही चाहिए। अब रेगुलेशन 7 क्या बोलता है? हाँ, एक बात और है रेगुलेशन 9 में कि लिस्टेड एंटिटी जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स को और या फिर रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें फिजिकल फॉर्म में ही मेंटेन करने सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब रेगुलेशन 10 बात करता है फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन की। तो लिस्टेड एंटिटी जो भी इन्फॉर्मेशन फाइल करेगी वो हमेशा ये मेक श्योर करेगी कि वो इन्फॉर्मेशन जो भी फाइल कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रही है, ना कि फिजिकली। फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड और द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे बोर्ड की रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी सेबी की रिक्वायरमेंट होगी या फिर जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी, उनके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग करेगी। अब रेगुलेशन 11 क्या बोलता है? लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट any scheme of arrangement not violate, override or limit the provision of security law or requirements of stock exchange। अब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अगर कंपनी कोई भी अरेंजमेंट की स्कीम प्रिपेयर कर रही है तो वॉयलेट नहीं करना चाहिए, ना ही ओवरराइड करने चाहिए प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज़ लॉ के, और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजंस हैं उनको वो हमेशा कंप्लाई करते हुए ही स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की प्रिपरेशन करेगी। अब रेगुलेशन 12 जो है वो बात करती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिडम्पशन और रीपेमेंट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और रिडम्पशन और रीपेमेंट। तो इसमें ये लिखा गया है, मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज दिखा देता हूँ डायरेक्ट, इसमें लिखा क्या गया है। तो रेगुलेशन 12 में लिखा गया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट एंड और रिडम्पशन और रीपेमेंट। तो द लिस्टेड एंटिटी शैल यूज एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट फैसिलिटी अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द मैनर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 फॉर द पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो लिस्टेड एंटिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करेगी और ऐसी फैसिलिटी जो कि अप्रूव हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी है, ऐसी फैसिलिटी को ही यूज़ करते हुए इन नीचे दी गई ये सारी पेमेंट करेगी। कौन कौन सी? डिविडेंड की, इंटरेस्ट की, रिडम्पशन और रीपेमेंट अमाउंट की। ठीक है।
provided that where it is not possible to use electronic mode of payment payable at par, warrants और चेक में भी इशूड। अगर इलेक्ट्रॉनिकली मतलब पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए कि पॉसिबली वो इलेक्ट्रॉनिकली पे कर पाए, तो कंपनी क्या कर सकती है, वो वारंट्स भी इशू कर सकती है या तो चेक से मतलब पेमेंट कर सकती है। हाँ, लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली, अगर डिविडेंड या फिर डिविडेंड की पेमेंट, डिविडेंड का अमाउंट 1500 रुपये से ज़्यादा है, तो कंपनी हमेशा क्या करेगी, वारंट और चेक को हमेशा स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजेगी। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द अमाउंट पेबल एज डिविडेंड एक्सीड्स 1500 रुपीज़, जब भी 1500 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड का अमाउंट होगा और कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली नहीं पे कर सकती, तो कंपनी जब भी फिजिकली पे करेगी यानी कि वारंट या चेक जब भी भेजेगी वो हमेशा स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजेगी। रेगुलेशन नंबर 13 बात करते हैं ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की। ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब होता है जो भी शेयर होल्डर्स की क्वेरीज होती है या फिर उनकी जो भी शिकायत होती है, तो वो ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कंपनी को एक बनाना पड़ता है, लिस्टेड एंटिटी को बनाना पड़ता है कि वो शेयर होल्डर्स की शिकायतें सुन सके। तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं एक बार। The listed entity shall ensure that adequate steps are taken for expeditious redressal of investor complaints। तो लिस्टेड एंटिटी को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा सेटअप कर रखा है, मतलब ऐसे प्रोविजंस को ऐसा इंश्योर कर रखे हैं उन्होंने, एडिकेट स्टेप्स टेकन मतलब एडिकेट स्टेप्स उन्होंने ले रखे हैं कि जो इन्वेस्टर्स की या फिर शेयर होल्डर्स की ग्रीवियांसेस हैं वो जल्दी से जल्दी मतलब रिजॉल्व हो सके। एक्सपीडिशियस रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। तो सेकंड पॉइंट बोलता है द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन द स्कोर्स प्लेटफॉर्म। स्कोर्स प्लेटफॉर्म दोस्तों ये भी एक सेबी का मतलब एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जिसपे इन्वेस्टर की जो भी है शिकायतें रजिस्टर्ड होती हैं स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे। तो एक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा और लिस्टेड एंटिटी को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा स्कोर्स की वेबसाइट पर। थर्ड पॉइंट बोलते हैं द लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल विथ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो लिस्टेड एंटिटी को यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है, किसको, विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है उसके 21 दिन के अंदर अंदर लिस्टेड एंटिटी को फाइल करना है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। मतलब जैसे एक क्वार्टर खत्म हुआ उसके 21 दिन के अंदर अंदर आप यह इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंजेस को दे दोगे। कौन सी इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट गिविंग द नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, कि जब क्वार्टर शुरू हुआ था तो कितनी इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, मतलब जितनी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व नहीं किया गया था। दोज रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, उस क्वार्टर में कितनी कंप्लेंट रिसीव हुई इन्वेस्टर्स की। डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द क्वार्टर, और उस क्वार्टर में आपने कितनी कंप्लेंट्स, कितनी इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया। एंड दोज रिमेनिंग अनरिजॉल्व एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, अब जब क्वार्टर ख़त्म हुआ उसके क्वार्टर के ख़त्म होते होते कितनी इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स पेंडिंग रह गई जिनको रिजॉल्व नहीं कर पाए आप। तो यह इन्फॉर्मेशन लिस्टेड एंटिटी को देनी है 21 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही क्वार्टर ख़त्म होता है। किसको देनी है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट बोलता है द स्टेटमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 3 शैल बी प्लेस्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। जो भी हमने ये एक क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट दी थी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस को 21 दिन के अंदर अंदर, वही वाली रिपोर्ट हमें किसको देनी है, क्वार्टरली बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी को। ठीक है। तो अब रेगुलेशन 40 क्या बोलता है, फीस एंड अदर चार्जेस टू बी पेड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। द लिस्टेड एंटिटी शेल पे ऑल सच फीस और चार्जेस एज एप्लीकेबल टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड और द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर जो भी फीस एप्लीकेबल होंगी वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस को देना पड़ेगा, जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया उस हिसाब से, या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने जैसे भी डिसाइड किया है उस हिसाब से। तो लिस्टेड एंटिटी को फीस पे करनी है। So I hope you guys have enjoyed the video. For watching more videos, do subscribe the channel, and also you can join our WhatsApp group so you can get all the updates. Thank you so much guys. Thank you so much for your cooperation. Thank you so much.